हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने वंशागति का आणविक आधार स्टार्ट किया था, आज उसकी नेक्स्ट वीडियो है। जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो उसको देखने के बाद आगे की जो वीडियो है हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए के स्ट्रक्चर। डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल की खोज के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में बता दिया था। आज हम देखेंगे डीएनए की जो इकाई होती है उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते हैं। 3 घटक कौन कौन से हैं? शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षारक। शर्करा जो होती है वो पेंटोज शर्करा होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज जो कि पेंटोज शर्करा है। पेंटोज का अर्थ है यहाँ पर 5 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली शर्करा है। जिस तरह से हम कहते हैं ग्लूकोज में 6 कार्बन वाली शर्करा होती है जिसे हम हेक्सोज शर्करा कहते हैं। तो यहाँ पेंटोज शर्करा को हम क्या कहेंगे? 5 कार्बन वाली शर्करा। ये न्यूक्लिक अम्ल में मिलने वाली शर्करा होती है। यहाँ आप देख रहे हैं 5 कार्बन इसमें नज़र आ रहे हैं, C1, C2, C3, C4 एंड C5। यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और इस जगह आप देख रहे हैं ये OH ग्रुप जो है, ये ऑक्सीजन यहाँ डीएनए में नहीं होती है। अगर हम आरएनए की बात करें तो यहाँ पर ये डीएनए की डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा है। यदि हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वो नहीं होती है। इसी के कारण जो सेकंड कार्बन है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है और इसी वजह से आरएनए मोर रिएक्टिव होता है डीएनए की तुलना में, जिसे हम आगे क्वेश्चंस के अंदर लेंगे जब हम एमसीक्यू करेंगे। इस टॉपिक के एमसीक्यू इसके बाद में आपको दिए जाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि जो शर्करा है उसमें देखिए 5 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, C1, C2, C3, C4 और C5। इसी से यहाँ पर निर्धारित होगा। जब डीएनए में हम देखते हैं एक तरफ C3 एंड होता है और दूसरी ओर C5 एंड होता है, तो यहाँ से जुड़ेगा फास्फेट तो 5 एंड होगा और इधर से जुड़ेगा 3 एंड से तो वो C3 जो यानी 3 डैश वाला सिरा होगा। दूसरी बात करते हैं हम दूसरे घटक की, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल जो कि H3PO4 ये एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का। अम्लीय प्रकृति ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अम्लीय प्रकृति। आपसे पूछे कि डीएनए को न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर किसके कारण होती है? तो ध्यान रखना स्टूडेंट, फास्फोरिक अम्ल की प्रेजेंस के कारण डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन जो है इसमें 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 3 हाइड्रोजन है और 1 फास्फेट है। ये ग्रुप जो है जुड़ा होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हम P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तीसरे घटक की बात करते हैं नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक न्यूक्लियर बेसिस। तो यहाँ पर 2 श्रृंखलाएं होती है नाइट्रोजन क्षारकों की। ध्यान रखना, नाइट्रोजन क्षारकों की 2 श्रृंखलाएं होती हैं। नंबर 1 प्यूरीन और नंबर 2 है पिरिमिडीन या इसे हम कहते हैं पायरिमिडीन। पायरिमिडीन या पिरिमिडीन। प्यूरीन के अंदर 2 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडिनिन जिसे हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्वानिन जिसे हम G से रिप्रेजेंट करेंगे। पिरिमिडीन के अंदर साइटोसिन जिसे हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, थाइमिन जिसे हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आरएनए होगा तो थाइमिन के स्थान पर क्या होगा? यूरेसिल होगा। ध्यान रखना, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पिरिमिडीन में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो 3 हो सकते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। अगर आरएनए है तो यूरेसिल होगा और अगर डीएनए है तो थाइमिन होगा। ओके। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी
नाइट्रोजन क्षारक आपस में बॉन्डिंग करेंगे डीएनए की श्रृंखला के अंदर, तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, एडेनिन हमेशा टी के साथ बॉन्डिंग करेगा या थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार ध्यान रखना, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये हमेशा नियम है जो अपन को याद रखना है और इसके अनुसार ही डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जिनके अंदर बराबर दूरी रहती है वो केवल इसी के कारण होती है क्योंकि एक प्यूरिन हमेशा दूसरी जो है पिरिमिडीन से बॉन्डिंग करती है। इसे हम आगे चारगाफ के नियम के अनुसार भी पढ़ेंगे। तीसरे घटक की बात कर रहे थे हम, नाइट्रोजन क्षारक जो हैं वो आपस में किसके द्वारा बॉन्डिंग करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा कि डीएनए के अंदर कौन कौन से बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, 3 प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे डीएनए के अंदर। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर नंबर 1 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आपसे पूछा जाएगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ बनता है? तो देखिए ये अपनी शर्करा है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5 कोण वाली पंचकोणीय पेंटोज शर्करा है। इसके यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कौन सा कार्बन है? तीसरा कार्बन है। कौन सा कार्बन है? ये तीसरा कार्बन है। इस तीसरे कार्बन से फास्फोरिक अम्ल बॉन्डिंग करता है और फिर इस फास्फोरिक अम्ल से नेक्स्ट जो शर्करा है अगली वाली वो बॉन्डिंग करती है। तो ये जो बॉन्ड है वो कहलाता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो दो शर्कराओं के मध्य में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट दूसरे बॉन्ड की बात करते हैं हम। यहाँ पर ये सेकंड नंबर का बॉन्ड है, ये है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बनेगा। ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन क्षारक हैं। नाइट्रोजन बेसिस ऑफ शर्करा, नाइट्रोजन बेसिस ऑफ शर्करा के मध्य बनने वाले बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्वानिन जो है दूसरे जो है नाइट्रोजन क्षारक यानी साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तीसरा जो बॉन्ड है अपना, तीसरा जो प्रकार है बॉन्ड का वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो अपन लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।